अर्जुन, एक जवान लड़का जो 1980 के दशक में मुंबई में पला बढ़ा, अक्सर अपने परिवार के कपड़ा बिजनेस के बारे में धीमी आवाज में बातचीत सुनता था। उसके पिता, एक मेहनती एंटरप्रेन्योर, हमेशा परेशान रहते थे। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज में घिरी हुई भारतीय इकोनॉमी उनके जैसे बिजनेसेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल पेश करती थी। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर सरकार की सख्त पकड़ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के साथ मिलकर ग्रोथ को रोक रही थी। अर्जुन का परिवार अपना एंटरप्राइज चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे एसेंशियल कमोडिटीज के लिए सरकारी दुकानों पर लगी लंबी लाइनें साफ याद हैं। इकोनॉमिक आइसोलेशन के इस दौर में पलते हुए अर्जुन ने आम नागरिकों के स्ट्रगल्स को अपनी आंखों से देखा। अर्जुन को क्या पता था कि भारत की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी में एक ड्रामेटिक शिफ्ट होने वाला है। साल 1980 अर्जेंसी और फॉरबोर्डिंग के साथ आया। भारत खुद को एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस के कगार पर पाया। दशकों की सोशलिस्ट पॉलिसीज ने एक फूले हुए पब्लिक सेक्टर और बढ़ते फिस्कल डेफिसिट को जन्म दिया था। सरकार का खजाना लगभग खाली था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट गए थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक नई सरकार ने कार्यभार संभाला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राव सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाने का साहसिक फैसला लिया। इस इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के शीर्ष पर थे वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह। डॉ. सिंह ने कई व्यापक रिफॉर्म्स का नेतृत्व किया जिसने भारतीय इकोनॉमी को बदल दिया। भारतीय रूपी का डिवैल्यूएशन करने, इंपोर्ट टैरिफ्स कम करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के सरकार के फैसले ने देश में हलचल मचा दी। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद के शुरुआती साल अनसर्टेनिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों का समय थे। अर्जुन के परिवार की टेक्सटाइल फैक्ट्री जैसे बिजनेसेस के लिए रिफॉर्म्स एंजाइटीज और एस्पिरेशंस का मिलाजुला असर लेकर आए। अर्जुन के पिता ने माना कि पुराने तरीकों से चिपके रहना अब ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कंपटीशन की भावना को अपनाया, मॉडर्न मशीनरी में इन्वेस्ट किया और ऑपरेशंस को बेहतर बनाया। नए लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट में परिवार का बिजनेस फलने फूलने लगा। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया, अपने फैब्रिक्स की क्वालिटी में सुधार किया और अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने का भी वेंचर किया। पूरे भारत में बिजनेसेस लिबरलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लक्स ने नई टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज और ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस लाया। सर्विसेज सेक्टर ने भी अभूतपूर्व ग्रोथ का दौर देखा। जैसे ही भारतीय इकोनॉमी दुनिया के लिए खुली, एक नया युग शुरू हुआ। एक नया सेक्टर अपनी ग्रोथ स्टोरी के एक शाइनिंग बीकन के रूप में उभरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी। इसने न केवल टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन किया, बल्कि भारत की ग्लोबल पहचान को भी मजबूत किया। अपने विशाल इंग्लिश स्पीकिंग, टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ भारत ने ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत जल्दी ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का ग्लोबल हब बन गया। इसने देश को एक नई दिशा दी। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज का अभूतपूर्व इन्फ्लक्स देखा गया। इन शहरों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। आईटी बूम ने लाखों हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट की, जिससे देश की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला, जिससे अनगिनत भारतीयों का जीवन बदल गया। इसने मिडिल क्लास को मजबूत किया और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। इसने भारतीयों की एक नई जनरेशन को एम्पावर किया, उन्हें ऐसे स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज से लैस किया जो पहले यूनिमैजिनेबल थे। इसने एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया, जिससे नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस का जन्म हुआ। बढ़ते आईटी सेक्टर में मेरिटोक्रेसी के जड़ें जमाने के साथ पारंपरिक सामाजिक हायरार्की टूटने लगी। इसने समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। आईटी बूम का भारतीय इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पड़ा, जिससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। इसने मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर्स को भी प्रभावित किया। आईटी इंडस्ट्री की सक्सेस ने ग्लोबल स्टेज पर भारत की कैपेबिलिटीज का प्रमाण दिया। इसने भारत को एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। जबकि ग्लोबलाइजेशन कई लोगों के लिए अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज लेकर आया, इसने भारतीय समाज के भीतर की फॉल्ट लाइंस को भी उजागर किया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जिससे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप बढ़ता गया। अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट की रैपिड पेस,
रूरल इंडिया में चेंज की स्लो पेस के बिल्कुल विपरीत थी। किसानों की प्लाइट, जिसे अक्सर भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नैरेटिव में नजरअंदाज कर दिया जाता है, एक बढ़ती हुई चिंता बन गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सस्ते इंपोर्ट से कंपीट करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन के कारण आई सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ने समाज के कुछ वर्गों में रिजेंटमेंट और एलियनेशन की भावना पैदा की। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने सरकारी सपोर्ट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट्स किए। लेबर यूनियंस ने ऑटोमेशन और फॉरेन कंपनीज के इन्फ्लक्स के कारण जॉब लॉसेस के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। इन डिस्पैरिटीज ने न केवल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया, बल्कि सोशल टेंशंस को भी बढ़ाया। अर्बन और रूरल इंडिया के बीच का डिवाइड और गहरा हो गया। यह डिवाइड केवल इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं था, बल्कि एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक कम्युनिटीज में भी था। ग्लोबलाइजेशन के इस अनइवन इम्पैक्ट ने पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उन्हें एक ऐसा बैलेंस खोजना होगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह भारत के सस्टेनेबल और इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए आवश्यक है। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने सरकारी सपोर्ट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किए। लेबर यूनियंस ने ऑटोमेशन और फॉरेन कंपनीज के इन्फ्लक्स के कारण जॉब लॉसेस के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। लेबर यूनियंस ने ऑटोमेशन और फॉरेन कंपनीज के इन्फ्लक्स के कारण जॉब लॉसेस के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। जैसे ही भारत 21st सेंचुरी में प्रवेश किया, उसने एक ट्रांसफॉर्म्ड राष्ट्र के रूप में ऐसा किया। इकोनॉमिक आइसोलेशन और स्कार्सिटी के दिन गए। भारत अब ग्लोबल स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट प्लेयर था और उसकी इकोनॉमी प्रभावशाली गति से बढ़ रही थी। डिजिटल इकोनॉमी के उदय ने बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फले फूले बिजनेसेस को देश भर के कंज्यूमर से कनेक्ट किया। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने ट्रांजैक्शंस के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी। भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिजिटल रेल्म तक ही सीमित नहीं थी। देश स्पेस एक्सप्लोरेशन और फार्मास्यूटिकल्स में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा। हालांकि उल्लेखनीय प्रोग्रेस के बावजूद भारत पॉवर्टी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स जैसी चुनौतियों से जूझता रहा। भारत की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक कीमत पर आई, खासकर एनवायरमेंटल क्षेत्र में। प्रोग्रेस की निरंतर खोज ने देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर भारी असर डाला, जिससे एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स हुए। तेजी से अर्बनाइजेशन के साथ इंडस्ट्रीज के उदय ने खासकर बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन लेवल्स में वृद्धि की। जल निकाय पोल्यूशन से पीड़ित हुए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और अनट्रीटेड सीवेज नदियों और झीलों में मिल गए। डिफॉरेस्टेशन से वैल्यूएबल फॉरेस्ट कवर का नुकसान हुआ, जिससे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स और बढ़ गए। हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने से वाटर सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट पैदा हो गई। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रायोरिटी बनी रही, यह सुनिश्चित करना क्रूशल था कि यह सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट की कीमत पर न आए। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भारत की जर्नी राष्ट्र के इनहेरेंट रेजिलियंस, इनोवेशन की क्षमता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। 1996 में इकोनॉमिक क्राइसिस की गहराई से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभरने तक भारत ने लगातार उम्मीदों को धता बताया है। भारतीय इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन ने अपने लोगों की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को उजागर किया। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों में है, उनकी डाइवर्सिटी, उनकी यूथफुल एनर्जी और एक ब्राइटर फ्यूचर में उनका अटूट विश्वास। जैसे जैसे भारत 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरता है, वह अपनी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सहारा ले सकता है। दुनिया एडमिरेशन और एंटिसिपेशन के मिश्रण के साथ भारत को देख रही है। जैसे ही भारत आगे देखता है, वह आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में गहरी अवेयरनेस के साथ ऐसा करता है। यह अवेयरनेस न केवल आर्थिक विकास के लिए है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के लिए भी है। एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन तक की जर्नी कॉम्प्लेक्सिटीज से भरी है, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट की आवश्यकता है। यह बैलेंसिंग एक्ट भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी दोनों प्रदान करता है।
इस युवा जनसंख्या को सही दिशा में मार्गदर्शन करना आवश्यक है। इस यूथफुल वर्कफोर्स की पोटेंशियल का दोहन करने के लिए एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में निवेश की आवश्यकता है। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना क्रूशल होगा। यह एनवायरनमेंट नए विचारों और तकनीकों को जन्म देगा जो भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। साथ ही यह जरूरी है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ समावेशी हो और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। समावेशी विकास से ही सच्ची प्रगति संभव है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भारत के डेवलपमेंट एजेंडा में सबसे आगे होना चाहिए। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनोवेशन को अपनाकर, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देकर और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देकर भारत अपने लोगों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकता है और अपने डेवलपमेंट मॉडल से दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन मिलेंगे।